लोकमित्र लाइव, जंग सच्चाई की। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमित्र लाइव न्यूज। आपको बता दें, आज हमारे साथ लोकमित्र लाइव न्यूज पर कांग्रेस नेता संदीप तिवारी जुड़ रहे हैं। उनके साथ हमारे यूपी हेड रूपेंद्र शुक्ला की खास बातचीत, आइए नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रूपेंद्र शुक्ला। आज हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान कांग्रेस नेता संदीप तिवारी जी। सभी को प्रणाम। जो भी व्यूअर्स हैं और जो भी लोक मित्र देख रहे हैं उन सबको मेरा सादर प्रणाम और आशा है कि आप सब कुशल क्षेम से होंगे। आज खास बातचीत में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो है आपसे, सवाल यह है कि जो है बढ़ती महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है इस सरकार में? पहली बात तो आपने जो मौका दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आते हैं अब जो आपने सवाल किया है, आप ये समझिए कि महंगाई का यह हाल है कि पेट्रोल और डीजल जिस पर यह सरकार पहले हाय तौबा मचाया करती थी और नंगे होकर प्रदर्शन किया करती थी, आज जो है नंगा नाच कर रही है। जो है अंतर्राष्ट्रीय मूल्य डाउन होने के बाद भी, जो कि कभी 108 डॉलर प्रति बैरल हुआ करता था, वो 40 डॉलर प्रति बैरल है। फिर भी आज मौजूदा सरकार जो है एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर, राज्य सरकारें टैक्स बढ़ाकर डीजल को जो है पेट्रोल के ऊपर पहुंचा दी है। आज डीजल जो है पेट्रोल से महंगा बिक रहा है, जिसकी वजह से जो है हर सामान ट्रांसपोर्ट और जो किसान खेती करता है उसके लिए ट्यूबवेल चलाना, नलकूप चलाना, ये सब महंगा हो गया है। और आदमी की आम जनजीवन की जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो अपने आप महंगी हो जाती हैं। डीजल जो है हमारे अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण अंग है, उसके महंगे होने से बहुत से सामान महंगे हो जाते हैं। और यह सरकार जो है गूंगी और बहरी हो गई है। इतना प्रदर्शन होने के बावजूद भी इस पर जो है ना कोई टिप्पणी आ रही है, ना कोई बयान आ रहा है और लूट लगातार जारी है। नेताजी, दूसरा सवाल यह है, सूबे में जो है गुंडा राज कायम है, इस तरह से आपके पार्टी के लोग कह रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारी पार्टी ही नहीं कह रही है, जनता कह रही है। और ये जंगल राज कायम है, ये बात जो है उत्तर प्रदेश का जन जन व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में निवास करता है वो जानता है कि उत्तर प्रदेश के हालात आज जो है इतने दयनीय हो गए हैं कि जिस अपराध मुक्त बनाने के नाम पर और राम राज्य लाने के नाम पर सरकार आई उसी मुद्दे पर सबसे ज़्यादा आज जो है फेल हो गई है। इस पर मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ आपके माध्यम से। पहला आंकड़ा है जो है महिलाओं के खिलाफ अपराध। हम जो है पूरे देश में सबसे नंबर 1 पे हैं और लगभग जो है आंकड़ा मैं आपको देना चाहूँगा महिलाओं के ऊपर, लगभग 59,445 यानी घटनाएं पर ईयर। ये 2018 का एनसीआरबी का आंकड़ा है। आंकड़ा इसलिए मैं एक्चुअल देना चाहता हूं कि ताकि उस पर कटाक्ष ना हो सके और जो आंकड़ा हो एकदम जेन्युइन हो। और इस दर से हम ये मान के चलिए कि लगभग 164 घटनाएं प्रतिदिन महिलाओं के खिलाफ हो रही है। और अवैध हथियार के मामले में हम जो है पूरे देश में नंबर 1 पे हैं। जो राज्य दूसरा, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, उसमें वहाँ पर 4,000 घटनाएं होती हैं और हमारे उसका 5 गुना लगभग 21,000 के ऊपर घटनाएं होती हैं। ये अवैध हथियार की बात है। हत्या के मामले में हम पूरे जो है भारतवर्ष में टॉप पे हैं और 2018 एनसीआरबी का आंकड़ा जो कहता है हत्या जो है लगभग 5,000 होती है। हम पूरे भारतवर्ष में टॉप पर हैं। और आ जाते हैं दलित उत्पीड़न पर। दलित उत्पीड़न लगभग जो है 33 घटनाएं प्रतिदिन जो है दलित उत्पीड़न की हो रही है। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि गुंडई, डकैती और जो है अवैध उसीली और जो गाड़ी चोरी और साइबर क्राइम, इन सब पर हम टॉप पे हैं। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि अपराध के हर जो एक आंकड़ा होता है, जो मानक रखे गए हैं, उन सब मानकों में हम टॉप पर हैं। तो ये टॉप पर लाने का श्रेय जो है हमारे योगी जी को है और हमारी सरकार को है। आपने इन्हीं सब मुद्दों पर इसको खत्म करने के नाम पर आप सत्ता में है और आप इसी बात को भूल गए। और इसी क्रम में यह भी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आज एक परिस्थिति बहुत ही जघन्य उत्पन्न हुई है कि जो है लगातार उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की लगातार हत्या हो रही है और सामूहिक नरसंहार हो रहा है। उस पर ना कोई ब्राह्मण संगठन खुलकर आज सामने आ रहा है, ना ही उत्तर प्रदेश की सरकार कोई कार्रवाई कर रही है।
पड़ोस के जनपद प्रयागराज में जो घटना हुई है, जी जी जी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही जघन्य हत्याकांड है और इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इतना जघन्य हत्याकांड है कि उस घटना के 4 सदस्यों की हत्या हुई है। उसमें से जो लड़की थी, उस लड़की का मैं वो कह नहीं सकता हूँ, स्तन काट लिया जाता है। इतनी विभत्स हत्या होती है और उसके स्तन काट कर हत्या कर दी जाती है और लड़के का गुप्तांग काट लिया जाता है और जो है परिवार का जो मुखिया होता है उसके पैर काट दिए जाते हैं। इतनी जघन्य हत्या होने के बाद भी यह सरकार मौन रूप से बैठी हुई है और जो हमारे ब्राह्मण संगठन, ब्राह्मण के ठेकेदार बनते हैं, वो आज निकल कर सामने नहीं आ रहे हैं। उनको आना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। ये आप मान के चलिए कि आज जो ये 2 दिन हम ब्राह्मण देख रहा है, इसके लिए ब्राह्मण जो ब्राह्मणों के ठेकेदार बनते हैं ये अभी जिम्मेदार हैं। मैं इन सब पे भी सवाल उठाता हूँ। बहुत सही सवाल है आपका, क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं? और दूसरी चीज हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो है वर्तमान की सरकार में और आपकी सरकार में फर्क क्या था? जी बिल्कुल, जैसा कि आप मान के चलिए कि हम 32 वर्षों से उत्तर प्रदेश में शासन में नहीं है। आप कह रहे हैं क्या फर्क है, तो मैं अपने ही जनपद से स्टार्ट करता हूँ। आज के 40 वर्ष पहले आपके ही प्रतापगढ़ में ट्रैक्टर बना करता था और यहाँ से इंपोर्ट होके रसिया जाया करता था। ये 40 साल पहले की उपलब्धि है हमारी। 40 साल पहले की उपलब्धि है कि आपके ही कुंडा तहसील में जो है रोडवेज बस अड्डा, जिसमें आज जो है कुत्ते और जो है गधे और घोड़े लैटरिंग कर रहे हैं, वो 40 साल पहले बना था। आज भी अगर उसे डेंट पेंट करा दिया जाए तो जो आधुनिक बस अड्डा बना है उससे वो कमतर नहीं होगा। यह 40 साल पहले की उपलब्धि है। 40 साल पहले की उपलब्धि में आपको 32 साल पहले की उपलब्धि बताता हूँ। जो आपका कुंडा सामुदायिक सेहत केंद्र है, यह भी कांग्रेस की सरकार की देन है। और आप जानना चाहते हैं तो आपके प्रतापगढ़ जनपद में जितनी नहरें बनी हुई हैं, जितने नहरें बनाकर कांग्रेस गई है, उसके बाद उस पर एक पुल भी निर्माण हुआ होगा तो शायद कि उसमें शायद लगाना पड़ेगा कि हो सकता है कि हुआ हो। इतनी नहरें, इतना जो आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, ये सब का निर्माण जो है कांग्रेस शासनकाल में हुआ है। ये आप अंतर आप देख लीजिए। हम जो हमारी सोच थी विकासवादी, हमने उत्तर प्रदेश को 40 इकोनॉमी जोन में बांटा था, जिसमें नैनी, सतारिया, मथुरा, आपका नोएडा ये सब प्रदेश आज जो है कैसे है कि स्तर पर पहुंचा है, इसकी नींव कांग्रेस ने रखी। कानपुर जो है हमारा जो है पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता था। आज जो भी मिलें हैं सब बंद हैं। 169 चीनी मिलें कांग्रेस ने बनाई थी, जिसको बेचने का श्रेय हमारे राजनाथ सिंह जी को, कल्याण जी को, मायावती जी को, सपा को, सबको है। इन्होंने हमारे बनाए हुए जो है सार्वजनिक उपक्रमों को बेचा है। और मैं आपको नजदीक ही बताता हूँ, आपके जो है बाबूगंज जो आप देखते होंगे, एक जो है आलू का स्टोर बंद पड़ा हुआ है, ये हमारी देन थी। आज जो है हमारी सरकार होती तो आज जो किसानों को आलू रखने के लिए इलाहाबाद जनपद में जाना पड़ता है, वो यहीं पर रखते। और मैं बता देना चाहता हूँ, इलाहाबाद जनपद में ही नवाबगंज में जाइएगा, सहकारी समिति का जो है कोल्ड स्टोर बंद पड़ा हुआ है, हमने चलाया था, आपने बंद रखा है। और मैं बता देना चाहता हूँ, गोरखपुर में एक खाद मिल है, उसको खोलने के नाम पर हमारे योगी जी ने वोट लिया, मोदी जी ने वोट लिया। उस खाद मिल को चलाया करती थी हमारी सरकार जाने के बाद, वो हम जो है खाद कारखाना बंद हो गया और उसको खुलाने के नाम पर वोट लिया गया, उसका शिलान्यास हो गया, लेकिन आज भी वहाँ खाद का प्रोडक्शन नहीं शुरू हो पाया। तो आप बताइए, हम विकासवादी हैं, हमारी सोच विकास की है। आप जो है आप पूरे भारतवर्ष में आज आकलन कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में आकलन कर लीजिए कि कितने NTPC बने। हमने NTPC का निर्माण किया, बिजली उत्पादन बढ़ाया। आपके पिछले 10 साल में आपके इस तहसील में बता रहा हूँ 5 हॉस्पिटल बने हैं। आपके महेशगंज में, आपके कल्याणपुर में, आपके पटना में, एक कमासीन के पास में और एक मानीपुर में। ये हमारी सोच जो है विकासवादी है। और आप एजुकेशन के सेक्टर में चले आइए, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, आप ये पिछली 10 साल की कांग्रेस की सरकार की उपलब्धि है जो केंद्र में थी। आप हर ब्लॉक में एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय पाएंगे जिसमें छात्राओं को मुफ्त शिक्षा, रहना खाना सब फ्री दिया जा रहा है। यह अंतर है। आप जो है आप देखिए, इन सब पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा किस पर होती है? अपराध पर, हिंदू पर, मुस्लिम पर, जातिवाद पर और हिंदू और पाकिस्तान पर। इन सब मुद्दों से हमें सिर्फ डाइवर्ट किया जाता है। ये हमारे जो है विकास और जीवन स्तर को डाउन करते हैं। यही अंतर है पहले और अब में। क्या आपको कभी ये लगा कि इस सरकार में विपक्षियों की आवाज दबाई जा रही है, उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल, आप तो पत्रकार बंधु हैं, हमसे ज्यादा आप जानते हैं क्या स्थिति है। आज अगर आप लिख दीजिए तो अगर
सरकार पर सवाल उठा दीजिए तो राजद्रोह का मुकदमा होता है। बताइए, ऐसे अगर सरकार पिछली सरकारों ने किया होता तो आज सपा, बसपा या भाजपा जैसी पार्टियां क्या उत्पन्न हो पाती? बिल्कुल नहीं उत्पन्न हो पाती। हमने लोकतंत्र को जिंदा रखा, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। सदन के पास में जवाहरलाल नेहरू जी की घटना है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जो मुझे याद है। एक महिला जाती है और कॉलर पकड़ कर पूछती है कि आज़ादी मिली, हमें क्या मिला? आप प्रधानमंत्री बन गए, आज़ाद देश हो गया, तो मुझे क्या मिला? तो जवाहरलाल जी का वह जवाब मुझे याद है। उन्होंने कहा कि आपको यह मिला कि आप एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़कर सवाल पूछ पा रही हैं, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि को कांग्रेस ने जिंदा रखा और इस उपलब्धि को आज जो है, आज की मौजूदा सरकार अपने हिटलरशाही और तानाशाही के दम पर खत्म कर देना चाहती है। सवाल पूछने का अधिकार छीन लेना चाहती है। और जो आप जो है विपक्ष में जनता की आवाज उठाने का काम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, उनको आप जेल में डाल दे रहे हैं। उदाहरण मैं देता हूं, आप जो है अजय लल्लू जी, कोरोना की महामारी आई, सबका फर्ज बनता था। हमारा संगठन जो है 20 रसोई और 70 स्टॉल, लगभग 70 लाख लोगों को भोजन पहुंचाया। लेकिन इसके साथ साथ हमें मिला क्या? हमारे 80 कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा हुआ। हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष जी को 1.5 महीने जेल में रहना पड़ा। ये आवाज दबाना नहीं तो और क्या है? आप मान लीजिए 1000 बस प्रियंका जी दे रही थी, आप कह रहे हैं कि 900 कुछ बसें उसमें राइट थी, बाकी टेम्पो और वगैरह वगैरह का नंबर है। पहली बात तो ये भी गलत है, लेकिन हम आपके ही अगर उस पर मान लेते हैं तो आपको 900 बस चलवाने में क्या दिक्कत थी? आप सिर्फ अगर आपका मोटिव ये नहीं है कि विपक्ष जो है आवाज नहीं दबाना चाहते हैं, विपक्ष के कार्यक्रम को नहीं रोकना चाहते हैं, तो आपने क्यों रोका? ये तो जग जाहिर है। और जिस तरह मेन स्ट्रीम से मुद्दे गायब कर दिए जाते हैं, जो आज हमारे मेन मीडिया है, मैं माफी चाहता हूं, आप इस बात को अन्यथा नहीं लेंगे। आप भी देख रहे होंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया में किस तरह से जो है महिमा मंडन किया जाता है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो 5000 करोड़ 10,000 करोड़ का पैकेज विज्ञापन के माध्यम से हमारे बड़े चैनलों को मिल रहा है, वो जो है गोदी मीडिया के माध्यम से आज मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया जाता है। आप जो है एक मौजूदा देख लीजिए, मुद्दा चाइना का आया। चाइना में हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कोई घुसा है ना कोई घुसाया है। एक हफ्ते बाद वही चीज आती है, हम पेपर में पढ़ते हैं कि चीन 1.5 किलोमीटर पीछे हो गया। अगर आप बताइए, जब 1.5 किलोमीटर वो आगे आया नहीं था तो पीछे कैसे गया? और यह सवाल जब पूछ लेते हैं, हमारे राहुल गांधी जी सवाल उठाते हैं तो आप चीन का एजेंट बता देते हैं। वो भूल जाते हैं कि राजनाथ जी भी जब विपक्ष के नेता थे तब भी वह चीन के राजदूत से मिला करते थे। एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, विपक्ष के नेता का भी उतना ही हक है जितना सरकार का भी वो एक हिस्सा होता है लोकतंत्र में। विपक्ष का नेता भी, उसकी भी जिम्मेदारी होती है और ऐसी मुलाकातें होती रहती हैं। नितिन गडकरी भी 2011 में अध्यक्ष के रूप में चाइना में चाइना की ट्रेनिंग लेने गए थे। लेकिन आप किस तरह से मुद्दे को डाइवर्ट कर देते हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच कराना शुरू कर देते हैं। आप यह नहीं बताते कि पीएम केयर्स फंड में जो है पेटीएम ने कितना पैसा दिया और चाइना के अन्य कंपनियों ने कितना नहीं दिया, फंड दिया। आरटीआई लगती है, आप पीएम केयर्स बनाते हैं पीएम रिलीफ फंड होने के बावजूद भी, और आप कहते हैं कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अरे आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी बनानी थी तो आप जो है मोदी केयर्स फंड उसका नाम रख सकते थे। आप पीएम पद का दुरुपयोग करके एक फंड जो है एकत्रित करते हैं और उसका कोई भी ऑडिट क्या प्रक्रिया है या आरटीआई के दायरे में नहीं है कि आप क्यों पीएम रिलीफ फंड होने के बावजूद पीएम केयर फंड बनाते हैं। तो इस तरह आप ये मान के चलिए कि विपक्ष जब भी सवाल पूछता है उसे देशद्रोही साबित करने का पूरा प्रयास किया जाता है। और ये अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं तो राजद्रोह का मुकदमा और अन्य मुकदमे आप पर लाद दिए जाते हैं। अभी भी आप देख लीजिए, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रदर्शन निकालना चाहा और उत्तर प्रदेश भवन पर प्रदर्शन हमारे यूथ कांग्रेस के साथी दिल्ली में करना चाहते थे, उनको वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया। आप किस तरह जो है लोकतंत्र की हत्या कर देना चाहते हैं? क्या आप जो है हम जनता की आवाज को भी नहीं उठा सकते हैं? हमको आप जनता के सामने तो आने दीजिए, हम अपना मुद्दा तो उठाने दीजिए। जनता अगर हमारे मुद्दे को सही मानेगी, हमारी बात को जो है सूर्योद्धार करेगी, अन्यथा आप तो सरकार में है ही हैं। ये आगे जनता चाहते हैं कि सिर्फ जैसे शी जिनपिंग को आजीवन जो है वहाँ का राष्ट्रपति बना दिया गया है या संरक्षक बना दिया गया है, वही प्रक्रिया जो है भाजपा चाहती है। ये हम कतई होने नहीं देंगे, लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। इसके लिए यह देश का बच्चा अपनी जान देने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि यह आज़ादी बहुत कुर्बानी के बाद मिली है और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अध्यक्ष जी, एक सवाल ये है नेताजी, जैसे वर्तमान सरकार गरीबों के लिए, किसानों के हित में काम कर रही है, इस तरीके से भाजपा के लोग कहते हैं,
तो इस बारे में कितना आपको लगता है गरीबों किसानों के हित में ज़मीनी स्तर पे काम पार्टी कर रही है? बहुत 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 अच्छा आपने सवाल पूछा। बड़ी मज़ेदार एक आंकड़ा, पहली बात तो आपको बता दूं कि जब ये सरकार आई 2014 में, तो गरीब लोगों की संख्या जो थी 29 करोड़ थी, जिसको मोदी जी ने बाजे गाजे और डंके के साथ पीट कर टीवी पर आकर बताते हैं कि यह संख्या जो है 80 करोड़ पहुंच गई है, और 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना महीने का दे रहा हूं। क्या आप बताइए कि आपने 6 साल में क्या किया? 29 करोड़ गरीबी को 80 करोड़ गरीबों तक गरीबी पहुंचा दी। आपने जो मध्यम वर्ग था उसको खत्म कर दिया। आप गरीबी की क्या बात करेंगे? आप गरीबों को खत्म कर दे रहे हैं। आप जो है सिर्फ आपका उद्देश्य ये है कि आप सिर्फ 5 किलो आप जो है गरीबों का मूल्य तय कर रहे हैं। 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना, इससे काम नहीं चलेगा। हमें चाहिए 2 करोड़ रोजगार जो आपने वादा किया था। हमें चाहिए वह काला धन जो आपने कहा था कि विदेशों से आएगा, तो एक एक जो है ग्राम सभा को 200 करोड़ रुपए मिलेगा। हमारे लाला रामदेव बाबा लाला रामदेव जी जो कहा करते थे कि काला धन आएगा तो एक ग्राम सभा को 200 करोड़ मिलेंगे, डीजल पेट्रोल 35 रुपए में मिलेगा, ये सब कहाँ गायब हो गए? इन सब मुद्दों को आज जो है मेन स्ट्रीम मीडिया से हटा दिया गया। आप हमें खुशी है कि आपने कम से कम इस मुद्दे को उठाया। आज जो है आप गरीब और किसान के भले की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। वो आज जो है भाजपा उन्हें सिर्फ बंधुआ मजदूर की तरह चाहती है कि वो बंधुआ मजदूर हो जाए और 2000-6000 साल का ले हमसे, और जो है 5 किलो आप किसानी भी छोड़ दीजिए। किसान कैसे करे आप बताइए? डीजल का मूल्य जो है पेट्रोल के ऊपर आपने पहुंचा दिया, बिजली इतनी महंगी कर दी, 3 गुना बिजली का दाम बढ़ा है पिछली सरकार से डबल, और जो पूर्व सरकार से 3 गुना। ये अब बताइए आप किसानों कैसा हित कर रहे हैं? कैसे आप कह रहे हैं कि किसान हित में हम काम कर रहे हैं? किसान का हित अगर होता तो 50 किलो की खाद की बोरी को आप 45 किलो कर देते। एक जैसे जो है मार्केटिंग कंपनी चोरी करती है, साबुन का दाम या पेट्रोल, आप पार्ले जी याद होगा पहले बड़े पैकेट में आता था, आज जो है उसका दाम तो ही रह गया, पैकेट छोटी हो गई। ये सरकार जो है पीआर एजेंसी है, आप मान के चलिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये पूरा इसका जो है सिस्टम ही पूरा एक तरह से मान के चलिए पीआर एजेंसी के दम पर, हेडलाइन मैनेजमेंट के दम पर ये चल रही है, और उनके कार्य भी उसी तरीके से हैं। 50 किलो की बोरी को जो है 45 किलो कर दिया गया, और उसके साथ साथ दाम भी बढ़ा दिया गया। तो आप कैसे कह रहे हैं कि आप जो है किसान का हित कर रहे हैं और गरीब का हित कर रहे हैं? आपने जो है जो छात्रों को, गरीबों को कक्षा 8 तक छात्रवृत्ति मिला करती थी, जिसमें सवर्ण छात्र भी हुआ करते थे, उसको आपने खत्म कर दिया। नेताजी, एक सवाल यह है हमारा कि आपके सरकार में, जब आप केंद्र में आपकी सरकार थी कांग्रेस, तो आप किस तरीके से गरीब किसानों की मदद, आपके सरकार में कितना लाभ मिला है उनको बताएंगे? बहुत बहुत बढ़िया बात आपने कही। सबसे पहली स्कीम जो थी हमने लाई नरेगा, जिसको बाद में मनरेगा कहा गया, महात्मा गांधी रोजगार। उस योजना के तहत हम जो पहले एक आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ, या आप भी गांव से बिलोंग करते हैं या गांव में देखते होंगे, जो भट्ठे के मजदूर भट्ठों पर या अन्य बाहर पर काम किया करते थे, जो परमानेंट वर्क नहीं किया करते थे, 6 महीने वर्क करते थे। 6 महीने वर्क करने के बाद जब वो गांव आते थे तो वही पैसा 6 महीने जो कमा के आते थे उसको यहाँ आके खत्म कर देते थे। तो मनरेगा के बाद यह हुआ कि जो यहाँ पर उनको आने के बाद काम मिलता था, जिसमें 100 दिन का गारंटी रोजगार था। उसमें एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, उसके लिए भी काम था, रोजगार सेवक से लेकर उसमें अलग अलग प्रोविजन बने हुए थे, उसमें बहुत से काम थे, जिसको जो है हमारे यही मोदी जी कहा करते थे। पहले उनका पहला सदन में भाषण है कि ये कांग्रेस की विफलताओं का प्रतीक है, इसे मैं गाजे बाजे के साथ जिंदा रखूंगा। आज जब कोरोना महामारी आई, मुझे खुशी है कि हमारे योगी जी कहते हैं कि मैंने 27 लाख लोगों को मनरेगा में मजदूरी दी। तो वह मैंने काम किया है, वह कांग्रेस ने काम किया है। जो आज भी आप समझ लीजिए कि महामारी में जितनी भी कांग्रेस की योजनाएं थी, चाहे खाद्यान्न की फूड सिक्योरिटी बिल हम लेके आए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जिसके तहत हर एक व्यक्ति को जो भोजन का अधिकार है वो हम लेके आए। इससे जो है आप गरीबों को जीवन स्तर ऊपर लाने में मदद मिली। लेकिन जो हमारे मोदी जी है, नोटबंदी, जीएसटी वगैरह वगैरह से करा के जो ये गरीबी बढ़ाए हैं, ये उस कार्य में भी
जो आज गरीबों की मदद कर रहा है वो हमारी योजनाएं ही कर रही हैं। जो हमने योजनाएं बनाई थी इन्होंने कोई नया काम नहीं किया है, हमारी ही योजनाओं को इन्होंने कुछ में नाम परिवर्तित किया है और बाकी उसी नाम से चल रही है और वही योजनाएं जो है लोगों के जीवन स्तर को ऊपर ला रही है, बशर्ते इन्होंने फंड कम कर दिया है जिसका हम विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि मनरेगा में और फंड आए जो कि इन्होंने कम किया है और मनरेगा की मजदूरी आज कोरोना महामारी में जो 100 दिन का है उसे 200 दिन देना चाहिए और जो आप 201 रुपए मजदूरी की है जो कि आम मजदूरी से कम है, इसको कम से कम 300 रुपए प्रतिदिन करना चाहिए। यह भी हमारी सरकार से एक मांग है। लास्ट सवाल है नेताजी, ये बताइए इनकाउंटर के विकास दुबे के इनकाउंटर के बारे में आपका क्या राय है? इनकाउंटर तो ठीक है, आप कह रहे हैं इनकाउंटर, मैं इनकाउंटर कम इसे हत्या मानता हूँ। इस बात को ये बात मत मान। यूपी पुलिस ने जो भी किया वो क्या सही था? बिल्कुल वो सवालों के घेरे में है। आप जान लीजिए, मैं कुछ सवाल रख रहा इस चीजों का बहुत विरोध चल रहा है। नहीं, सोशल प्लेटफॉर्म पे तरह तरह के लोग जो है राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी बात रख रहे हैं कि आप देख ही रहे होंगे, तो इस बारे में आप विस्तार से बताएंगे? जी बिल्कुल, आप इस बात को समझिए कि विकास दुबे कोई एक दिन में ना पैदा हुआ है ना एक दिन में ये बन गया है। तो सबसे पहली बात जो हमारी ये है कि विकास दुबे होने की वजह से बात ये मैं नहीं कह रहा हूँ जी बिल्कुल, मैं एक कानून के तहत जो कानून की प्रक्रिया होनी चाहिए उस आधार पर बात कह रहा हूँ। एक अपराधी अपराध करता है, किसी जात से मतलब नहीं होता है अपराधियों का, उनका काम है अपराध करना। कोई जात नहीं होती है, इस बात को मैं बिल्कुल मानता हूँ और हमारी पार्टी भी मानती है, उनका काम है अपराध करना से। लेकिन आप हमारी बात समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। लेकिन सवाल यह है कि लोकतंत्र बंदूक से नहीं चलता है, संविधान से चलता है। क्या इस घटना में संविधान का पालन किया गया? मैं आपको कुछ सवाल रख रहा हूं आपके माध्यम से और उस पर जनता निर्णय करे क्या कानून का पालन हुआ। पहली चीज, मैं सिलसिलेवार घटना का विवरण आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। जी, एक घटना होती है, रात में जाते हैं, उसमें पता चलता है कि मुखबिर भी पुलिस का था। चलिए ठीक है, घटना हुई, दुर्दांत अपराधी था, उसने निंदनीय घटना की। जो है हम शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और उनका जो है ऋण हम कतई अदा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपनी जान की कीमत दी है, वो बिल्कुल सम्मानीय है, उनके सम्मान में कोई भी कमी नहीं है, ना हमारी पार्टी उनको सम्मान देने में कोई कमी रख रही है। अभी जो है हमारे जिले के अनूप सिंह जी हैं, कल भी प्रमोद जी वहाँ पर गए हुए थे। बात ये आती है कि घटना हो गई, आप दूसरे दिन क्या करते हैं कि उसका घर ढहा देते हैं। कौन से कानून की कौन सी आईपीसी धारा के तहत आप उसका घर गिरा देते हैं? उस घर में उसकी माँ रहती है, उसके पिताजी रहते हैं, उसके बच्चे रहते हैं, उसकी बीवी रहती है, उसका कौन सा अपराध है? आप अपराधी को दंडित करिए। और कुर्की का भी प्रावधान है तो वो कोर्ट के माध्यम से होती है। आपने वह कौन सा आईपीसी की धारा लगाई जिसके माध्यम से उसने आप जो है उसका घर ढहा दिए? दूसरी बात आते हैं, आप जो है 40 टीम उत्तर प्रदेश की पूरी चप्पे चप्पे पर लगा देते हैं, तो क्या पुलिस नाकाम रही या नाकाबिलियत है या प्रोफेशनलिज्म नहीं है कि कैसे अपराधी उत्तर प्रदेश से हरियाणा से उज्जैन कैसे पहुंचता है और बीजेपी शासित राज्यों में ही वह क्यों जाता है? जी। और जो मौजूदा जो आज सोशल मीडिया पर जिसकी आप बात कर रहे हैं और फोटो तरह तरह के वायरल हो रहे हैं, विरोध कर रहे हैं लोग, विरोध भी कर रहे हैं। और ये जो राजनीतिक संरक्षक जो मैं बात कहना चाहता हूं, अगर आज विकास दुबे होते तो आज गाड़ी नहीं पलटी होती है, सरकार पलट जाती है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सरकार को पलटने से बचाने के लिए गाड़ी को पलटा गया है, यह मेरा सीधा आरोप है। अगर विकास दुबे होते तो उसे संरक्षण देने वाले जिन्होंने विकास दुबे को बनाया, जिन्होंने अब तक संरक्षित किया, जिन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए उसका उपयोग किया, वो आज सफेद पोश बेनकाब होते और या सरकार भी बेनकाब होती। और सरकार ही नहीं, मैं कह रहा हूं किसी भी पार्टी का व्यक्ति अगर उसका समर्थन करता था तो उसे बेनकाब होना जरूरी था, उसके लिए उसका जिंदा होना जरूरी था, उससे पूछताछ होती। और इस भी घटना का आज मैं ये कह रहा हूं, ये हमारी पार्टी की मांग है कि आप जो है सिटिंग जज, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इस पूरी घटना की जांच कराइए। और इनकाउंटर में झोल तो इतने हैं, आप बताइए बिना ट्रांजैक्शन रिमांड के मध्य प्रदेश की सरकार कैसे जो है एक आरोपी को मध्य प्रदेश में पकड़ा गया, प्रोविजन है कौन सी आईपीसी धारा के तहत जो है आप डायरेक्ट जो है बिना ट्रांजैक्शन रिमांड के आप जो है अपराधी को सौंप देते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस को।
चलिए उसमें आपने एक झोल किया, आपने गिरफ्तारी नहीं दिखाई, चलिए ठीक है, मान लिया मैंने आपकी बात। तो आप किस आधार पर वहाँ के मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी कहते हैं कि हमने गिरफ्तार कर लिया? आप जो है कागजों पर गिरफ्तारी नहीं देते हैं और जो है आपके मुख्यमंत्री जी और वहाँ के मौजूदा गृह मंत्री जी वाहवाही लूटते हैं। तो क्या आप जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं? बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब समझती है। उसके बाद आप उसको वहाँ से लेके आते हैं, रास्ते में जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं आप भी देखे होंगे, सफारी पर बैठ कर आता है, टीओबी पलटती है और लंगड़ा व्यक्ति जिसके पैर में 2 राड पड़ी हो भागता है और 200 मीटर भाग जाता है। 4 आदमी रहते हैं उस गाड़ी में, 4 आदमी पर एक आदमी भारी पड़ जाता है। तो कैसी पुलिस को ट्रेनिंग दी जा रही है? कैसा प्रोफेशनलिज्म है? क्या पुलिस जो है इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं रह गया है या उतनी ट्रेनिंग नहीं मिलती है कि एक अपराधी से 4 व्यक्ति नहीं निपट सकते हैं और वो गन छीन लेता है? बड़ी बड़ी विडम्बना है। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये पुलिस वाले जो अपने हथियार नहीं ताक पा रहे हैं, इनका अपराधी हथियार, अभी इसके पहले की घटना देखिए, हथियार छीन कर भाग रहा है, कैसा आप अपना हथियार नहीं बचा पा रहे हैं? ये प्रोफेशनलिज्म का सवाल उठता है। आप बिल्कुल, मैं किसी भी अपराधी का जो है समर्थन नहीं करता हूँ, बिल्कुल आप उसको कानून के तहत फांसी दिलवाते, आप उसके खिलाफ सबूत लाते, एक नजीर बनती और जितने सबूत सफेद पोस्ट थे जो संरक्षण देते थे वो सब उजागर होते हो, चाहे राजनीतिक होता या कारपोरेट घराना होता या अन्य कोई भी व्यक्ति होता, ये एक नजीर बनती और इससे लोगों में भय पैदा होता, कानून का भय पैदा होता और लोकतंत्र जो है बंदूक से नहीं चलता है। इस बात को मैं भाजपा को और योगी सरकार को बता देना चाहता हूँ। लोकतंत्र संविधान और कानून से चलता है और कानून पर विश्वास बढ़ाने के लिए कानूनी प्रक्रिया को आप जब अपनाएंगे तब लोगों का कानून पर विश्वास बनेगा और जो है अपने आप अपराध कम होगा। यह चीज़ सलाह मैं दे रहा हूं भाजपा को, अब भी आप चेतिए और कानून का पालन करवाइए और करिए। आप स्वयं सरकार हैं लेकिन कानून नहीं है, उसके लिए कानून बना है, आप कानून का पालन करिए, यही आपसे आशा है। आगे के लिए आप इस बात को ध्यान रखेंगे और इसकी जांच जो है सीबीआई और अन्य संस्थाओं को छोड़कर न्यायिक जांच करवाएंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सिटिंग जज से, ऐसी हमारी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए लोकमित्र चैनल से। सभी भाइयों को प्रणाम, आपने मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।